Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor GK Gowani PG College, Bhinmal. Today we are discussing about the fifth stanza of a beautiful poem written by Philip Larkin, Church Going. In this stanza, the poet used in a figure of speech in which the one stanza is continually running on the next stanza, a shape less recognizable each week, a purpose more obscure. I wonder who will be the last, the very last, to seek this place for what it was. One of the crew that tap and jot and know what Rod Loft were, some ruined Bieber, Randy for antique, or Christmas addict, counting on a buffet of gown and bands and organ pipes and mire, or will he be my representative? Then, students, the poet talks about who is the last visitor of the church. चर्च में लास्ट में कौन विजिट करेगा, आखिरी व्यक्ति कौन होगा जो चर्च में गया होगा, जो ये कह सकेगा मैं चर्च में गया था या चर्च लास्ट टाइम गया था, मतलब कि आखिरी व्यक्ति कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आखिरी बार चर्च जाएगा, क्योंकि क्या चर्च के प्रति लोगों का विश्वास घटा है. अ शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक, और वीक बाय वीक हम रिलीजन को कैसे सीखते हैं कि जिस धर्म में, जैसे जन्म जब होता है हमारा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस धर्म में हम जन्म लेते हैं उसके जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी है, जो रिलीजन एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम धीरे धीरे घर में रह के वो सारी सभ्यताएं सीखते हैं. हिंदू धर्म में हम मंदिरों में जाना सीखते हैं, मुस्लिम में मस्जिद में जाना सीखते हैं, क्रिश्चियंस में चर्चेज़ में जाना पसंद करते हैं, गुरुद्वारा. तो ये क्या होता है, हमारे फादर मदर से हम उस चीज़ को लर्न करते. वास्तव में हमारा कोई धर्म होता नहीं है, लेकिन हम धर्म को धीरे धीरे सीखते हैं. लेकिन जब इसको सिखाने वाला कोई नहीं होगा, अ शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक, और वीक बाय वीक जैसे जैसे सप्ताह निकलेंगे, साल निकलेंगे, महीने निकलेंगे, धीरे धीरे निकलते निकलते लोग बाग उसको लेस रिकॉग्नाइज, पहचानना भूल जाएंगे कि कोई चर्च जैसी कोई जगह भी धरती पर हुआ करती थी जहाँ पर कभी भगवान का स्थान था. सब धीरे धीरे भूलने लगे. अब पर्पस मोर ऑब्सक्योर, और पर्पस, और उसका पर्पस क्या था, क्यों हम वहाँ जाते थे, मोर ऑब्सक्योर, वो धीरे धीरे ऑब्सक्योर डिफिकल्ट होता जाएगा. मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पाएंगे इसका पर्पस क्या था और क्यों था, क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि लोगों का विश्वास चर्चेस पे से उठ चुका है, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जाएगा. अब पर्पस मोर ऑब्सक्योर, और उसका पर्पस धीरे धीरे ऑब्सक्योर होता जाएगा. आई वंडर हु विल बी द लास्ट, और हु विल बी द लास्ट, लास्ट में उस चर्च में जाने वाला कौन होगा. द वेरी लास्ट टू सीक, और वो वेरी लास्ट जो इस प्लेस पर आएगा, कौन है वो व्यक्ति, टू सी इस प्लेस फॉर वॉट इट वॉज, और ये चीज़ क्या है, और वॉट इट वॉज ये है क्या, मतलब क्यों है, ये तो बात की बात है, क्या है, इसको रिकॉग्नाइज करने वाले व्यक्ति भी कम होंगे, और वही पॉइंट के अल्टीमेट रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो लास्ट में, जिन्होंने चर्च में विजिट किया था. जैसे चर्च में जब पॉइंट ने विजिट किया, जब तो शायद चर्च में कोई आ रहा था, जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि कटिंग फ्लावर्स मौजूद थे, होली वाटर मौजूद था, फाउंटेन था, रूफ को रिस्टोर किया गया था. लेकिन जब वो बिल्कुल टूट फूट जाएंगे चर्चेस, तो लास्ट विजिटर कौन होगा, ये क्वेश्चन राइटर के दिमाग में आता है, और वो अपने तरफ से कुछ बातें बताता है कि मुझे लगता है कि ये व्यक्ति लास्टली वहाँ पर गया होगा चर्च में, है ना. विल बी द लास्ट, द वेरी लास्ट टू सीक दिस प्लेस फॉर व्हाट इट वाज, और ये सर्च करने के लिए ये जगह कौन सी उसको पहचान पाएगा. वन ऑफ द क्रू दैट टैप एंड जॉट, वन ऑफ द क्रू मेंबर्स कौन होते हैं, जो जहाज में उस समय तक जहाज में जो यात्रा करने वाले जो क्रू मेंबर्स थे, दैट टैप एंड जॉट. टैप एंड जॉट का मतलब ये होता है जो वाइन का हिसाब रखते हैं, वाइन को बेचते हैं, यानी कि जो जहाज में वाइन को ले जाते हैं और ले जाने के बाद अलग अलग जगहों पे बेचते हैं. नो वॉट रूड लॉफ्ट वर, और रूड लॉफ्ट वर, और वो ये जानते हैं, रूड लॉफ्ट मतलब जो क्रिश्चियनिटी का क्रॉस का निशान है, चर्चेस के शेप हैं, उनको पहचानने में आते हैं. और वो अपने जहाज से जब अपने दूरबीन से देखते हैं कि भाई यहाँ पर कोई चर्च था, तो वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर हमारी वाइन बिक सकती, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि क्रिश्चियंस में वाइन को भी एक होली थिंग माना जाता है, रेड वाइन को, तो वहाँ पर रेड वाइन को भगवान के चढ़ाया जाता है. जैसे हमारे यहाँ भैरू बाबा के यहाँ पे वाइन का वो रहता है, कोई माता जी के मंदिर में रहता है, तो वाइन वहाँ पर बिक सकती है. जो वो लोग वहाँ पर बेचने के लिए लास्टली गए होंगे, शायद उनकी बिकी हो नहीं बिकी हो, जो हिसाब लिखते हैं वो लोग लास्टली वहाँ पर
गए होंगे ये देखने के लिए कि भाई यहाँ पर हमारी कोई वस्तु बिक सकती है। सम र्यून बीबर क्या है? र्यून का मतलब दो है, डिस्ट्रॉय मतलब र्यून का मतलब डिस्ट्रॉयड, बीबर मतलब कोई व्यक्ति जिसने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया या डिस्ट्रॉय हुई चीज़ों को उसको बहुत ज़्यादा प्रेम। जैसे मान लो कोई शराबी लोग होते हैं, कोई लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, कोई जैसे हम लोग हिप्पीज टाइप के लोग हैं तो वो एकांत में आके यहाँ पड़े रहते हैं अपने। तो र्यून बीबर यादी है उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया हो, या वो बर्बाद हुई चीज़ों को, जो र्यून हुई चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें, उनको पसंद करता हो, वो व्यक्ति वहाँ पर आखिरी में आएगा। और रैंडी ऑफ एंटीक, और रैंडी ऑफ एंटीक मीन वन पर्सन हु लाइक एंटीक, जो पुरानी चीज़ों को पसंद करने वाला व्यक्ति है वो भी वहाँ पर आ सकता है। पुराने पत्थरों को देखने, होली फाउंटेन को देखने, कोई उसके जो बर्तन हैं, ब्रास हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पर आ सकता है। वो सोच सकता है कि इनको मैं यहाँ से ले जाऊँगा। जैसे मान लो हम लोग ये देखते हैं कि जो मम्मीज़ थी मिस्र के अंदर, उनकी क्या यूटिलिटी थी, लोग बाग क्या पता उसको पूजा के रूप में पसंद करते थे, क्या करते थे। फिर बाद में अंग्रेज़ जब वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ से सोना निकालने का काम किया, और भी देश के जो वहाँ पे हमला किया उन लोगों ने सोने को निकालना चालू किया। उनका लव उस गोल्ड के लिए था। तो यहाँ हम देखेंगे लास्ट में कौन, एंटीक पसंद करने वाला व्यक्ति भी कोई आ सकता है। और क्रिसमस एडिक्ट, और क्रिसमस एडिक्ट जो व्यक्ति हमेशा क्रिसमस मनाना चाहता हो। तो क्रिसमस एडिक्ट का मतलब है जो हमेशा पार्टी मूड में होता हो, जॉली मूड में होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हमेशा दिवाली मनाना चाहता है, तो शहर में फटाके फोड़ेगा तो सब लोग ये कहेंगे अरे भाई अब दिवाली तो चली गई, क्यों फटाके फोड़ रहे हो। तो वो क्या करेगा, एकांत में जाके अपनी इस इच्छा को पूरी कर सकता है। तो क्रिसमस एडिक्ट का मतलब जो हमेशा पार्टी मूड में है, क्रिसमस को मनाना चाहता है, तो वैसे लोग वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे। इस तरह के लोग जो हमेशा पार्टी वाले मूड में रहते हैं। और काउंटिंग ऑन अ विफी ऑफ गाउन एंड बैंड, और गाउन ऑन बैंड मतलब वो बैंड जो गीत बजाता है, संगीत बजाता है, जिसको अगर कहीं वो बजाए गाना गाएंगे, अपने माउथ ऑर्गन्स को ऑर्गन को काम में लेंगे, तो वो सब लोग कहेंगे साहब ये डिस्टर्बिंग है, या अपना कोई अभ्यास करना चाहते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर आकर रुकेंगे। मतलब यही वो रिप्रेजेंटेटिव है। कौन है? एक क्रू मेंबर हो सकता है, या वो र्यून बीबर हो सकता है जिसने अपने आप को बर्बाद कर लिया हो, या वो बर्बाद चीज़ों को पसंद करता हो, रैंडी ऑफ एंटिक्स, एंटिक्स को पसंद करता हो, क्रिसमस एडिक्ट वो व्यक्ति हो, या काउंट ऑन विफी ऑन गाउन एंड बैंड। और गाउन एंड बैंड मतलब गाने बजाने वाले जो लोग हैं, ऑर्गन पाइप्स एंड मायर, और ऑर्गन पाइप्स और मायर उनके जो वो वाद्य यंत्र हैं उनके साथ वो यहाँ पर आएंगे। मतलब वही आखिरी रिप्रेजेंटेटिव होंगे पॉइंट के अनुसार, जो र्यून थिंग को पसंद करते हैं, एकांत को पसंद करते हैं। क्योंकि अब चर्च क्या हो चुका है? एकांत में। पहले सोशल गैदरिंग्स होती थी, फैमिली गैदरिंग्स होती थी, दूर दूर से लोग चर्चेज में आते थे, लेकिन अब ये किसका प्रतीक हो गया? सॉलिट्यूड का प्रतीक हो गया, आइसोलेशन का प्रतीक हो गया। चर्चेज का प्रतीक हो गया सॉलिट्यूड एंड आइसोलेशन। सॉलिट्यूड में तो मतलब उससे शांति की प्राप्ति होगी, आइसोलेशन मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोग बाग जाना पसंद नहीं करते होंगे। और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव, और दिस इज द पर्सन हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का रिप्रेजेंटेटिव वही व्यक्ति होगा जो आखिरी बार चर्च में गया होगा। मीन्स चर्च में अब धीरे धीरे लोगों का जाना क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और इस तरह से अपनी बात यहाँ पे राइटर कहता है। ये दोनों ही स्टेंजा नंबर 4 और स्टेंजा नंबर 5 में पॉइंट यही बात बताना चाहता है कि किस तरह से भविष्य में चर्च का स्वरूप होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, और कैसे लोग बाग चर्च जैसी चीज़ को भूल जाएंगे। तो then students, you read this stanza number 3 and 4 very carefully. They are the very important for annotation purpose for BA part 3. Thank you students.